कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, रीट की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं वो है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था से ज्यादा सवाल रीट में नहीं आते। यही 3 अवस्थाएं हैं जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो अब बात करते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो है लेटर चाइल्डहुड, और उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। वास्तविकता यह भी है कि जिसको हम बाल्यावस्था की विशेषताएं बोलते हैं, स्पेसिफिकली जब हम कभी कहें कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है, तो वहां पर हमें उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं को ही ध्यान में रख के हमारे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आइए अब इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर बाल्यावस्था के भी कुछ महत्वपूर्ण नामों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे नाम से भी प्रश्न आ जाता है। यहां इन नामों को जानने की प्रक्रिया में हम पूर्व बाल्यावस्था वाले रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। देखो, पूर्व बाल्यावस्था को नाम दिया था सबसे पहले खिलौनों की अवस्था, खिलौनों से खेलने की अवस्था। इस अवस्था को कहा जाता है खेलने की अवस्था। खिलौनों से खेलने की नहीं, खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती थी टॉय एज, ये अवस्था कहलाती है प्ले एज। प्ले एज। अब इसको प्ले एज क्यों कहते हैं? क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि प्ले का मतलब एक ऐसी सामूहिक गतिविधि से है जिसमें कोई कल्पना का प्रादुर्भाव हो और जिसके कुछ नियम कायदे हों। यह याद रखना, सबसे जरूरी खेल उसको कहा जाता है जिसमें कुछ नियम कायदे हों। छोटे बच्चे कुछ गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, उसका कोई नियम नहीं होता, लेकिन बड़े बच्चे चाहे कबड्डी खेलो, चाहे खो खो खेलो, ये ऐसे खेल जब खेलते हैं, क्रिकेट खेलो, तो कुछ अपने नियम बनाकर खेलते हैं। तो इसीलिए इसे खेलने की अवस्था कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसे कहा जाता है, उसे कहा जाता था प्री स्कूल एज, विद्यालय पूर्व अवस्था। यह कहलाती है विद्यालय की अवस्था, क्योंकि बच्चा फॉर्मली अब विद्यालय में, औपचारिक रूप से विद्यालय में जाने लग जाता है। तो यह है विद्यालय की अवस्था, स्कूल एज इसका नाम है। स्कूल एज, विद्यालय की अवस्था। यह विद्यालय की अवस्था है, बच्चा विद्यालय जाएगा और विद्यालय जाएगा तो नए नए दोस्त बनेंगे, उसके नए दोस्त बनेंगे तो उसके विचारों पर उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको टोली अवस्था, समूह अवस्था भी कहते हैं। समूह, टोली, दल अवस्था, कुछ भी नाम दिया जा सकता है हिंदी में, ठीक है। अंग्रेजी में नाम सिर्फ एक रहेगा और वो है गैंग एज। गैंग एज, ठीक है। समूह, टोली, दल अवस्था, गैंग एज। फिर इसके लिए एक नाम और इस्तेमाल होता है। वो नाम इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लग गया, समूह, टोली, मां बाप के लिए अब बच्चा समस्या उत्पन्न नहीं करता, अब बच्चा एक तरह के उत्पात मचाने लग जाता है। तो इसीलिए मां बाप के दृष्टिकोण से इसे कहते हैं उत्पाती अवस्था। उत्पाती अवस्था। उत्पाती का मतलब ट्रबलसम एज। बच्चा उत्पात मचाता है और उत्पात मचाकर वो परेशान करता है, मार पीट के आ जाएगा, लड़ कूट कर आ जाएगा किसी को। तो इस तरह के उत्पात वो बच्चा मचाता है, इसलिए इसको उत्पाती अवस्था कहते हैं। अब जो मार पीट कर आएगा वो कपड़े भी फाड़ फूड़ के आ जाएगा, कभी गंदा होके आ जाएगा, कभी मिट्टी में लोटपोट होके आ जाएगा। इसीलिए इस अवस्था को डर्टी एज भी कहते हैं। डर्टी एज मतलब गंदी अवस्था। अब अवस्था गंदी नहीं होती, अवस्था में बच्चा गंदगी में रहना पसंद करता है, तो इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। डर्टी एज। डर्टी एज जब कह रहे हैं
आपने देखा होगा अपन जब बच्चे थे क्या करते थे, ऐसे टायर चलाते रहते थे, खेलते खेलते कीचड़ में बॉल गिर जाती थी, उस बॉल को उठा लेते थे, फिर उस बॉल से वापस खेलने लग जाते थे। वो कीचड़ हाथ में लगा हुआ सूख गया है, उन्हीं हाथों से पानी पी लिया अपन ने, मतलब एकदम गंदगी में रहते थे, तो इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक क्रिटिकल या नाजुक अवस्था भी कहा है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये नाजुक शब्द सुनते ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, होना भी चाहिए, सही हो आप कि साहब नाजुक अवस्था तो हमें शैशवावस्था को कहना चाहिए क्योंकि शारीरिक रूप से बच्चा नाजुक होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, लेकिन यहां पर इस अवस्था को शारीरिक शक्ति के दृष्टिकोण से नाजुक नहीं कहते, इस अवस्था को नाजुक कहते हैं अभिप्रेरणा के दृष्टिकोण से, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उपलब्धि अभिप्रेरण इसी अवस्था में जन्म लेता है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उपलब्धि अभिप्रेरण के दृष्टिकोण से नाजुक अवस्था। क्रिटिकल एज। और क्रिटिकल एज किस दृष्टिकोण से? उपलब्धि अभिप्रेरण के दृष्टिकोण से। अब आप कहेंगे साहब ये उपलब्धि अभिप्रेरण क्या होता है? उपलब्धि अभिप्रेरण का मतलब होता है अचीवमेंट मोटिव। अचीवमेंट मोटिव वो अभिप्रेरण होता है जो मनुष्य को प्रेरित करता है जिंदगी में कुछ ही उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए। और ये चीज, ये कंपटीशन की भावना, ये चीजों को अचीव करने की भावना कब व्यक्ति में जागती है? जब वो विद्यालय में होता है। विद्यालय में टीचर ने कहा एक क्वेश्चन देके कि बताओ भाई सबसे बढ़िया स्टूडेंट कौन है जो इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा, तो बच्चे के अंदर एक इच्छा जागती कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब देके बेस्ट स्टूडेंट बनूं। और इसीलिए इस अवस्था को उपलब्धि अभिप्रेरण की अवस्था या उपलब्धि अभिप्रेरण के दृष्टिकोण से नाजुक अवस्था भी कह देते हैं। तो ये कुछ नाम है उत्तर बाल्यावस्था के जो आपको जानने चाहिए। वैसे मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था के लिए एक शब्द प्रयोग किया है। हमने वहां पर एक कथन देखा था क्रो एंड क्रो का कि 20वीं सदी को बालकों की शताब्दी कहा गया है। एक चीज आप याद रखिएगा कि जो ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, इस अवस्था में 6 से 9 वर्ष का जो काल है, इस 6 से 9 वर्ष के काल को कहा जाता है संचयन काल। संचयन काल यानी कि कंजर्वेशन एज। कंजर्वेशन पीरियड कह दो, एज कह दो, एक ही बात है। और 9 से 12 वर्ष की जो अवधि इसमें होती है, उस अवधि को कहते हैं परिपाक काल। कंसोलिडेशन एज। संचयन का मतलब, यह चीज याद रखिएगा, हमने पूर्व बाल्यावस्था में भी लिखा था कि विकास अब मंद गति से होने लग जाता है, लेकिन यहां तो वाकई में गति मंद हो जाती है, मंथर हो जाती है, शिथिल हो जाती है। और इसीलिए 6 से 9 वर्ष तक तो संचयन काल कहा गया है, और 9 से 12 वर्ष की अवधि को कहा जाता है परिपाक काल। वो समय जब बालक के अंदर जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास अब तक हुए हैं, उनको वर्तुलाकार विकास की प्रक्रिया का सिद्धांत जो है उसका पालन करते हुए शरीर सुदृढ़ करे, मजबूत करे, कंसोलिडेट करे। इसीलिए इस अवस्था को 9 से 12 तक क्या कहा जाता है? कंसोलिडेशन पीरियड। अब के अगर कोई प्रश्न आ जाए कि कंसोलिडेशन पीरियड किस अवस्था का भाग है, तो कंसोलिडेशन पीरियड भाग है आपके, बोलिए, उत्तर बाल्यावस्था का, या फिर यूं कहूं कि बाल्यावस्था का। अब आइए उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक, कि अब शारीरिक विकास जो है अपेक्षाकृत
मंद गति से होता है। यहां पर वाकई में वो गति मंद दिखने लगती है, गति से होता है। बालक विद्यालय में जाता है, विद्यालय में उसको मिलता है समूह, और समूह से वो बड़ा प्रभावित होता है। उसको उसके दोस्त बड़े अच्छे लगते हैं। उसको माँ बाप से अब इतना प्यार नहीं होता जितना उसको उसके दोस्तों से होता है। दोस्तों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर समूह की प्रवृत्ति का विकास होता है। समूह की प्रवृत्ति का विकास, समूह के कारण ही उसमें बहिर्मुखी प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति मतलब एक्सट्रोवर्ट। समूह के साथ खेलते हैं, समूह के साथ खेलते हैं। पहले बच्चा अकेला खेल रहा था, देखो अब कैसे खेलता है, वो समूह के साथ खेलता है। समूह के साथ खेलते हैं और खेल के नए नियम बनाते हैं। आपने भी अक्सर क्रिकेट वगैरह खेला होगा, तो ऐसे नियम बनाते होंगे कि भाई देखो, दे दीवार का डायरेक्ट जाता ही आउट है, फलाने जी के घर पे लग गई तो आउट है, नाली को पार करते ही चौका हो जाएगा, है ना, वन टिप वन हैंड आउट है। तो ये जितने भी नियम है ये व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है इस वक्त, और उन नियमों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करता है। समूह के सदस्यों द्वारा स्वीकृति के लिए लालायित रहते हैं। ये बात याद रखना, बच्चे अक्सर ऐसी जिद करते हैं कि मम्मी मेरे को मेला दिखाने ले चलो। मम्मी कहती है नहीं जाएंगे। अरे मेरे सारे दोस्त के उनके आप लेके जा रहे हैं, आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो? उसके लिए मेला देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सारे दोस्त देख कर आ गए हैं, मैं नहीं देख के आया, तो ये मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये मेरे को ग्रुप आउट कर देंगे। तो ग्रुप के दोस्तों के बीच में वो बराबर का माहौल बना रहे, इसलिए आप चाहते हो वो सारी गतिविधियां हो। जैसे पहले एक शक्तिमान नाम का एक नाटक आता था, आप लोग अगर देखते हो तो उस सीरियल को, उस नाटक को अक्सर लोग दूसरों के घरों पे जाके, क्योंकि टीवी बहुत कम घरों में होता था, हम कई अंकल जी के किसी के घर पे जाके देखते थे। अब वो क्यों देखते थे? इसलिए नहीं देखते थे कि शक्तिमान देखना पसंद था, इसलिए देखते थे कि जो साथ के दोस्त हैं वो सब संडे को देखेंगे, वो मंडे को स्कूल में आकर इस बारे में बात करेंगे कि ये हुआ था न वो हुआ था, और अपन वहां पर चुप रहेंगे तो अपनी क्या इज्जत होगी अपने दोस्तों के बीच में। तो इसीलिए समूह के सदस्यों द्वारा वो हमेशा ये चाहता है कि उसको एक स्वीकृति मिलती रहे, और वो इसी के लिए प्रयास करता है। और इसी पॉइंट पर यहां पर इस अवस्था की एक और विशेषता सामने आती है, और वो ये कि समूह में रहने के कारण बच्चे में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। झगड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब यहां पर मैं आपको एक रीट का क्वेश्चन बताता हूं, जो रीट में पूछा था। उन्होंने क्वेश्चन में बड़ा जबरदस्त ट्रिक करने की कोशिश करी, और रीट वालों ने पूछा कि इस अवस्था में बच्चा अपने समूह के लोगों से लड़ने लग जाता है। तो बच्चे इससे पहले जो, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चों को ये ध्यान था कि यार लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति तो बढ़ जाती है, तो हो सकता है समूह के लोगों से ही लड़ने लग जाता होगा। जबकि ये स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि बच्चा लड़ता तो है, समूह के लिए नहीं लड़ता, समूह वाले लोगों से नहीं लड़ता, समूह के लिए दूसरों से लड़ जाता है। तो समूह के लिए दूसरों से लड़ जाना, दूसरों से लड़ जाना,
बाकियों से लड़ने की प्रवृत्ति समूह में रहने के कारण, समूह के लोगों के साथ रहने के कारण आ जाती है। तो दूसरों के लिए से लड़ जाता है, वो किसके लिए? समूह के लिए। यहां आपने एक दंगल पिक्चर की फिल्म देखी हो, तो दंगल में वो जो बच्ची जो होती है, वो दो लड़कों को पीट के आ जाती हैं, उनके पिता उनसे कहते हैं कि छोरियों तुमने क्यों मारा इन छोरों को? तो वो बोलती है, बोले बबीता न कुछ ही कह रहा था, मैंने कमीनी, मैंने भी दर्दी दो चार। उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे कुछ कहा उसने, इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए कि इसने मेरी दोस्त को या मेरी बहन को कुछ कहा। और ये जो प्रवृत्ति है लड़ने झगड़ने की समूह के लिए, ये इस अवस्था में होती है, और इसी कारण उत्पाती अवस्था इसे कहा गया है, इसी कारण इसे गंदी अवस्था भी कहा गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था की एक और खासियत है कि इस अवस्था में बालक जो है उसमें संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास। संग्रह करने की प्रवृत्ति मतलब जैसे बच्चे इस अवस्था में करते हैं ना, अब छोटी छोटी जो बच्चियां होती है वो गट्टे इकट्ठे कर लेती हैं, बच्चे जो होते हैं वो कोई डाक टिकट इकट्ठे करते हैं, कुछ बच्चे इस अवस्था के अंदर ये अपने कंचे इकट्ठे करते हैं। हम गांव में थे तो वो बजरी का जब कोई ट्रक या कोई ट्रैक्टर आके अनलोड होता था तो उस बजरी में चुगने लग जाते थे कि उसके अंदर से शंख निकलेंगे, और हम शंख इकट्ठे करने लग जाते थे। तो इस तरह से संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है बच्चों में होती है। डाक टिकट बोल दो, डाक टिकट, डाक टिकट के अलावा और क्या कह सकते हैं अपन? कंचे, स्टैंप आदि। तो इस तरह की चीजें बच्चे इस अवस्था में इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, और यही संग्रहण करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में बालक इधर उधर घूमते रहते हैं। समूह सॉरी जो ये दोस्त हैं इनके, इन दोस्तों के साथ समूह के साथ घूमेंगे तो यहां पर निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बड़ी बढ़ती है। कौन सी प्रवृत्ति? निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति और नई खोज करने की प्रवृत्ति। दोस्तों के साथ इधर उधर घूम गए, कोई यार वहां पर देख उस टीले पर चलते हैं, आज अपने में से कौन चलेगा, अरे कूद गए दोस्तों के साथ टीले पे। तो नई खोज करने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में आती है। नई खोज करने की प्रवृत्ति, ठीक है। नई खोज करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में देखने को मिलती है। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति इस अवस्था में देखने को मिलती है। इस अवस्था के अंदर एक और चीज है जो आपको याद रखनी है, और वो ये है कि काम प्रवृत्ति की सुसुप्तावस्था की अवस्था है ये। देखो, काम प्रवृत्ति की तीव्रता कब थी? शैशवावस्था में। काम प्रवृत्ति की सुषुप्तावस्था कब आएगी? उत्तर बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में। और काम प्रवृत्ति की परिपक्वता की, पूर्णतः परिपक्वता की अवस्था कौन सी हो जाएगी? अगली अवस्था किशोरावस्था। तो इसको काम वासना की सुप्तावस्था या काम प्रवृत्ति की सुसुप्तावस्था भी कहते हैं। कि सुप्तावस्था, लेटेंट स्टेज। और इसी लेटेंट स्टेज के कारण बालक का या बालिकाओं का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं होता, विकर्षण होता है। लड़के अक्सर लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। कोई लड़की वड़की उनसे बात करे तो हट बैठ परजा, कौन है तू, हट, नहीं बात करेंगे तेरे से। तो इस तरह के जो होते हैं, चिढ़ते हैं बालक इस अवस्था में। तो इसीलिए इस अवस्था की इस विशेषता को याद रखिए कि लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ आपस में खेलना पसंद नहीं करते। लड़कों के साथ खेलते हैं, लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं। इसीलिए इस अवस्था में समलैंगिक भावना या फिर समलैंगिक जो लगाव है वो देखने को मिलता है। समलैंगिक लगाव,
ठीक है, आई बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर है। एक चीज और देखिएगा, इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता का भाव जाग जाता है। आत्मनिर्भरता का भाव, आत्मनिर्भरता का मतलब वो अपने सारे काम अब स्वयं करने लग जाता है। पहले वो परनिर्भर था, दूसरों पर निर्भर था। पूर्व बाल्यावस्था में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, जैसे जूते की लेस बांधना, ऐसे काम तो वो नहीं कर पाता था इस अवस्था में भी। लेकिन जब वो उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है, तब वो एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है। तब उसे लगता है कि यार मैं अपने काम अब स्वयं कर सकता हूं, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां निभाने लग जाता है वो। और इस कारण उसे यह लगने लग जाता है कि मैं बड़ा हो गया हूं। उसे क्या लगने लग जाता है कि मैं बड़ा हो गया हूं। अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि बच्चे को जो ये लग रहा है कि मेरे अंदर आत्मनिर्भरता आ गई है, मैं जो बड़ा हो गया हूं, क्या ये सही बात है? क्या सच में ही वो बड़ा हो जाता है? नहीं। उसको अगर घर वाले कह रहे हैं कि जा बाजार से सामान लेके आ जा, आलू लेके आ जा 1 किलो, तो उसको लगता है कि देखो कितनी जिम्मेदारी का काम दिया मेरे को, मुझे बोला गया ये काम करने के लिए। जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है, वो अभी भी बालक ही होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता इस बात का। इसलिए रॉस बाबू ने इस अवस्था को, बाल्यावस्था को, मिथ्या परिपक्वता की, स्यूडो मैच्योरिटी की अवस्था कहा। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसे रॉस बाबू ने कहा। और मिथ्या परिपक्वता का मतलब है स्यूडो मैच्योरिटी। किसके द्वारा कही गई ये बात? ये बात कही गई है जे.एस. रॉस द्वारा। ये स्टेटमेंट एक बार 2015 में पूछा गया है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा बाल्यावस्था को? रॉस का कथन है ये। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये उत्तर बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हमने देखी। अब आइए इन विशेषताओं को समझते हुए उत्तर बाल्यावस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, इस अवस्था में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नई खोज करना और घूमना, यह प्रवृत्ति इस अवस्था में बढ़ जाती है। अब ये कौन सी अवस्था है बताओ आप? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। उत्तर सिंपल सा है, हमने इसको पढ़ा भी है अभी अभी, उत्तर बाल्यावस्था। अब यहां पर एक चीज है, आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर नई खोज तो बच्चा इधर भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, अगर दोनों चीजें आ जाएं तो क्या करना है? तो आप हमेशा याद रखिए कि एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए पेपर नहीं बना रहा है, वो आप में से बेस्ट को छांटने के लिए पेपर बना रहा है। ये बात आपकी सच है कि हमने अन्वेषण नाम का एक विशेषता के अंदर खंड पढ़ा था पूर्व बाल्यावस्था में, और नई खोज करना को आप अन्वेषण कह सकते हो, नई खोज करना को आप अन्वेषण कह सकते हो, एक्सप्लोरेशन को। तो नई खोज करने की व्यवस्था तो पूर्व बाल्यावस्था में भी होती है, लेकिन आप क्या कहीं ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था देख रहे हो? नहीं देख रहे। एग्जामिनर जानता था कि अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन दे दिया तो हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए उसने ऑटोमेटिकली इस चीज को कहा। और जब पूर्व बाल्यावस्था में नई खोज करने की प्रवृत्ति आ जाती है तो जाहिर सी बात है उत्तर बाल्यावस्था में भी तो रहती है। उत्तर बाल्यावस्था में जाहिर सी बात है बच्चा क्रियाविधि जानने की कोशिश करता है। उसको आप कोई मोबाइल का या कोई ऐसा कोई वीडियो गेम टाइप का लाके दो, वो उसको तोड़ ताड़ के देखेगा कि इसमें क्या होता है। तो कार्यविधि को जानने की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक तरह से नई खोज करने से ही संबंधित है, और वो इसी अवस्था में होती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल सामान्य खेलों की शारीरिक कुशलताएं व्यक्ति इस वक्त सीखने लग जाता है। व्यक्ति का आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, हाँ, अपने हमउम्र बालकों के साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ या फिर समूह के साथ रहना। पीयर ग्रुप्स कहते हैं, पीयर ग्रुप का मतलब वो लोग जो आपके बराबर की आयु के हों। लेकिन बी ऑप्शन कह रहा है कि पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को निभाना। नहीं, इस अवस्था में पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं व्यक्ति नहीं निभाता। वो तो यहां तक कि समलैंगिक व्यवहार रखता है। बालक बालकों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बालिकाएं बालिकाओं के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। अब आइए इससे हम यात्रा को आगे ले जाते हैं और अंतिम अवस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि है किशोरावस्था। किशोरावस्था पे मैं ज्यादा डिटेल में आपको बातें नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि किशोरावस्था से जुड़े हुए प्रश्न हमारे कोर्स में पूछे जाने की संभावना 0 के लगभग है, क्योंकि हमारे कोर्स
का जो एक तरह से स्ट्रक्चर है वो डिजाइंड ही पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बच्चों के लिए किया गया है। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए किशोरावस्था की विशेषताओं को, तो आइए कुछ चुनिंदा विशेषताओं को जान लेते हैं। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस कहां से कहां तक? 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा के शब्द से आया है जिसका मतलब होता है एडोलेसियर। एडोलेसियर, और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। और बढ़ना, टू ग्रो अप टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम होता है जी स्टैनले हॉल। उन्होंने सबसे ज्यादा किशोरावस्था पर शोध किए हैं, रिसर्च किया है, अध्ययन किया है। और स्टैनले हॉल की एक पुस्तक है एडोलेसेंस। उसी एडोलेसेंस पुस्तक से ये एडोलेसेंस नाम दिया गया है। उन्होंने एक बात कही है किशोरावस्था के लिए कि यह संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था है। संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था है। इस अवस्था के बारे में और भी बहुत से कथन हैं जिनको समझा जा सकता है, जैसे हेडो कमेटी। इंग्लैंड में जो हेडो कमेटी एडोलेसेंस की अध्ययन के लिए तैयार हुई थी, उस हेडो कमेटी का कथन था कि 11-12 वर्ष की उम्र में बच्चों के शरीर में एक ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, नसों में एक ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, और अगर उसका सही समय पर उपयोग किया जाए, उसको सही दशा दी जाए, तो उससे व्यक्ति से या उस व्यक्ति को बहुत ही सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों की ओर हम मोड़ सकते हैं। तो ये हेडो कमेटी का भी एक कथन है। ऐसे कई मनोवैज्ञानिकों के कथन है। कुछ लोग इसको, किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास की अवस्था कहते हैं। जैसे वैलेंटाइन का कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का कथन है। कॉलसेनिक मानते हैं कि किशोर प्रौढ़ों को अपने विकास में बाधा मानता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के कथन कहे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजों को समझना है, क्योंकि ये हमारे डिस्कोर्स का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। आइए अब किशोरावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो शारीरिक विकास, की पूर्णता, परिपक्वता, की अवस्था। शारीरिक विकास की पूर्णता की अवस्था है, परिपक्वता है, क्योंकि कामांग भी पूर्ण हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं व्यक्ति के। ठीक है। इस अवस्था में समवयस्कों का प्रभाव होता है। समवयस्कों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत होता है। समवयस्क यानी उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि स्टैनले हॉल ने कहा कि संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था है, इसीलिए अक्सर ये बच्चा इस अवस्था में विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है। विद्रोही प्रवृत्ति व संवेगात्मक अस्थिरता, बच्चों को अक्सर इस अवस्था में परेशान
देखा जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, कॉमर्स लें साइंस लें, तो व्यवसाय का संकट इस अवस्था में रहता है। व्यवसाय का संकट, इस अवस्था में बालक अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है, तो इसे पहचान का संकट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि पहचान के संकट पर हम विस्तार से बात करेंगे एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसके अंतर्गत, तो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पहचान का संकट इस अवस्था में रहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस इस अवस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसी अवस्था में बालक के अंदर वीर पूजा की भावना का उदय होता है। वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप। व्यक्ति किसी के विचार आदर्श उनसे प्रभावित होकर बिल्कुल उनके जैसा बनने की या करने की कोशिश करता है। इसी वीर पूजा के साथ साथ आप इस अवस्था में एक देख सकते हैं कि सामूहिकता का, आदर्शवाद का भाव देखने को मिलता है। आदर्शवाद का भाव, आइडियलिज्म। इस अवस्था में बालक प्रौढ़ों को अपने विकास में बाधा मानता है और इसी कारण मां बाप से एक तरह का विद्रोह होता है। तो प्रौढ़ों को विकास में बाधा मानना, विकास में बाधा समझना कि मां बाप तो एक तरह का हर्डल है, एक तरह की बाधा है। कामोत्तेजना फिर से जागती है, इसलिए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। मैं बता रहा हूं एक बार आपको हल्का सा आइडिया हो जाए। प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। और एक विशेष प्रकार का अहम केंद्रवाद डेविड डेलकाइंड उसके बात करते हैं, तो एक विशेष प्रकार का स्वकेंद्रित व्यवहार, अहम केंद्रवाद भी देखने को मिलता है। बस ये आपको कुछ चीजें हैं जो मोटे मोटे तौर पर याद रखनी है किशोरावस्था के बारे में। अब आइए एक बार किशोरावस्था की इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को और पूर्व बाल्यावस्था की, माफ कीजिएगा, उत्तर बाल्यावस्था की इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखने की कोशिश करते हैं जो हमने इस वीडियो में समझी। सबसे पहले हमने उत्तर बाल्यावस्था को जाना खेलने की अवस्था के बारे में के रूप में, प्ले एज, विद्यालय की अवस्था, स्कूल एज, गैंग एज, टोली अवस्था, उत्पाती अवस्था, माँ बाप के लिए है ये, ट्रबलसम एज, गंदी अवस्था क्योंकि गंदगी में रहता है, नाजुक अवस्था उपलब्धि अभिप्रेरण के दृष्टिकोण से 6 से 9 वर्ष का संचयन काल है और 9 से 12 का परिपाक अवस्था है। विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होगा, समूह की प्रवृत्ति का विकास होगा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो जाएगी, समूह के साथ खेलते हैं, खेल के नए नियम बनाते हैं, समूह के सदस्यों द्वारा स्वीकृति के लिए लालायित रहते हैं, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, संग्रहण करने की जो एक प्रवृत्ति है वो इसमें आती है, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, नई खोज करने की प्रवृत्ति रहती है, काम प्रवृत्ति इस वक्त सुप्त रहती है, आत्मनिर्भरता की इसमें भावना जगती है जिसको रॉस ने मिथ्या परिपक्वता के नाम से संबोधित किया था। इसको लेकर हमने कुछ प्रश्न भी देखे थे और फिर हमने बात करी किशोरावस्था की जिसको एडोलेसेंस कहा जाता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। उसके बाद हमने किशोरावस्था की विशेषताएं देखी, शारीरिक विकास की पूर्णता या परिपक्वता की अवस्था, समवयस्कों का प्रभाव इस अवस्था में होता है, विद्रोही प्रवृत्ति या संवेगात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है, व्यवसाय का संकट इस अवस्था में बालक में होता है, पहचान का संकट होता है, वीर पूजा की भावना, आदर्शवाद का भाव, प्रौढ़ों को अपने विकास में बच्चा बाधा समझता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस अवस्था में देखने को मिलता है, स्व केंद्रित व्यवहार और आत्म केंद्रित व्यवहार देखने, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कि हमारे शरीर के अंगों का विकास कैसे होता है, ये इसके अंतर्गत आता है।
शारीरिक विकास में वैसे हम यही पढ़ते हैं कि एक इतने महीने में हड्डियां इतनी विकसित हो जाती हैं, मांसपेशियां इतनी विकसित हो जाती हैं, मगर वास्तविकता यह है कि इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो इतने गूढ़ कभी नहीं पूछे हैं आज तक। रीट ने हमसे बहुत साधारण प्रश्न पूछे हैं शारीरिक विकास के, और एक क्वेश्चन तो बहुत सरल पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। शारीरिक विकास जिसको कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इसको हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि शारीरिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित क्या क्या होते हैं। शारीरिक विकास में सम्मिलित होते हैं। क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं शारीरिक विकास में? 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली है स्नायु मंडल, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। दूसरी जो चीज है इसमें जो सम्मिलित होती है वो होती है मांसपेशियां। पेशियां, मसल्स। तीसरी जो चीज शारीरिक विकास में सम्मिलित होती है वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और चौथी चीज जो इसमें होती है शामिल, वो होती है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, जिसको हम कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। शारीरिक विकास से एक बार सीधे सीधे प्रश्न आया था, और वो सीधे सीधे प्रश्न जो रीट में आया था वो इसी कॉन्सेप्ट से पूछा गया था। अब वो क्या प्रश्न था उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ये L1 2015 में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन, ये जो यहां पे चीज लिखवाई एज इट इज लिखवाई गई थी, उस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि शारीरिक विकास में होते हैं, विकास में सम्मिलित है। ऑप्शन ए था स्नायुमंडल, ऑप्शन बी था मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन सी था अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये क्वेश्चन L1 2015 में एक बार पूछा भी गया है। तो आप देख सकते हैं कि शारीरिक विकास में क्या क्या सम्मिलित होता है, हम इस टॉपिक में समझ सकते हैं। अब आइए शारीरिक विकास के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं कि शैशवावस्था में अंगों का विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है, किशोरावस्था में कैसे होता है। अध्ययन के दृष्टिकोण में सुगम्यता रहे इसलिए मैं यहां पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ले रहा हूं। यानी शैशवावस्था को अब मैं मान रहा हूं 5 वर्ष 6 वर्ष के आसपास। ठीक है,
हालांकि ये जो पॉइंट्स मैं यहां पे लिखा रहा हूं ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर अपने को समझने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था में। तो एक चीज तो आपको पता है कि शैशव अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास होता है। तीव्र शारीरिक विकास, शारीरिक विकास की जो गति होती है वो प्रथम 2 वर्षों में बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है। अब कुछ एक एक पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। लंबाई की यानी कि हाइट की। तो जन्म के समय लगभग 20 इंच लंबाई होती है। जन्म के समय कितनी लंबाई होती है? 20 इंच के आसपास लंबाई होती है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो बालक होते हैं, बॉयज जो होते हैं, वो बालिकाओं से करीब आधे इंच लंबे होते हैं। तो बालक ग्रेटर देन बालिका, ऐसे याद रख लीजिए ताकि आपको चीजें याद रहें। बालिकाएं और कितना? 1/2 इंच। बालक बालिकाओं से करीब आधे इंच लंबे होते हैं। उसके बाद आते हैं भार की बात करते हैं कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। तो जन्म के समय क्या होगा? करीब 3 किलोग्राम भार होगा। ठीक है। और यहां भी बालकों का जो भार है वो बालिकाओं से ज्यादा होता है। बालकों का भार बालिकाओं से ज्यादा। 6 माह में करीब जो भार है वो 2 गुना बढ़ता है और 1 साल तक ये 3 गुना जितना बढ़ जाता है। तो भार के बारे में एक फैक्ट आप और याद रखिएगा कि 6 माह में भार में 2 टाइम्स वृद्धि होती है, दुगना। और 1 वर्ष तक आते आते भार 3 गुना हो जाता है, यानी कि वो जो 3 किलो का बच्चा था वो 1 साल तक आते आते 9-10 किलो का हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। भार के बाद आते हैं, लंबाई की बात कर ली, भार की बात कर ली, अब बात करते हैं मांसपेशियों की। मांसपेशियां, इनका वजन जन्म के समय कुल वजन का लगभग 23% होता है। यानी कुल वजन जो बच्चे का होगा उसका लगभग 23% वजन जो है वो मांसपेशियों का होगा। फिर बात करते हैं हड्डियों की। जन्म के समय ऐसा मानते हैं कि बच्चे में करीब 270 से 300 के करीब हड्डियां होती है, लेकिन बायोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर, जो चीज होती है शरीर में, उसको हड्डी नहीं कह सकते, वो कार्ट्रिज होता है खाली। तो लेकिन हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा कह सकते हैं कि जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। हड्डियां होती हैं और धीरे धीरे ये एक दूसरे से जुड़कर, इनमें बहुत सारी जो चीजें हैं इनमें एक दूसरे से जुड़कर ये 206 एंड में जो व्यक्ति में होती है उनमें ये निर्मित होती है। लेकिन आपको यहां पर एक शब्द याद रखना है और वो शब्द है अस्थिकरण। अस्थिकरण। आप कहेंगे अस्थिकरण क्या होता है? अस्थिकरण यानी कि ऑसिफिकेशन। अस्थिकरण से अभिप्राय है साथियों हमारी हड्डियों का मजबूत होना, कि हम खनिज, फास्फोरस, लवण आदि जब शरीर के अंदर जाते हैं तो वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और यही हड्डियों के मजबूत होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्थिकरण कहलाती है। हड्डियों के मजबूत होने की प्रक्रिया, हड्डियों के
होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्थीकरण कहलाती है। तो यहां पर हड्डियों के बारे में भी हमने जाना। अब जब हड्डियां विकसित इसी अवस्था में तीव्रता से हो रही हैं, तीव्र शारीरिक विकास इसी अवस्था में हो रहा है, तो प्रश्न उठता है कि अस्थीकरण की प्रक्रिया तीव्र कौन सी अवस्था में होगी? तो साहब अस्थीकरण की प्रक्रिया तीव्र इसी अवस्था में होती है। हमने लंबाई की बात कर ली, हमने भार की बात कर ली, हमने मांसपेशियों की बात कर ली। अब दो बातें और करनी है। एक बात करनी है सबसे पहले दांतों की। दांतों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के मन में। दांत, टीथ, तो जन्म के समय दांत नहीं होते। जन्म के समय दांत नहीं होते, ये याद रखिएगा बात। कुछ विद्यार्थियों में, कुछ लोगों में जन्म के समय दांत मौजूद होते हैं, लेकिन उसको एक एनोमली माना जाता है, उसको एक विसंगति माना जाता है, उसको एक तरह का एक्सेप्शन माना जाता है। सामान्यतः जन्म के समय दांत नहीं होते। लेकिन एक फैक्ट और आप याद रखिएगा कि दांत जन्म के समय होते तो नहीं है, लेकिन टूथ फॉलिकल्स जरूर हमारे दांतों में उस वक्त मौजूद रहते हैं, जबड़े में मौजूद रहते हैं। इसलिए एक फैक्ट और आता है कि दांतों का विकास कब होता है। आपको लगता होगा कि साहब जन्म के समय नहीं होते, इसका मतलब दांत विकसित जन्मने के बाद होते हैं। गलत। दांतों का विकास गर्भावस्था में होता है, लेकिन दांतों का प्रकटीकरण, दांतों का दिखाई देना कौन सी अवस्था में आता है? कब? जन्म के बाद, शैशव अवस्था में। दांतों का विकास गर्भावस्था में लेकिन हो जाता है। एक चीज और है, व्यक्ति जब 4 से 6 माह का होता है, कभी 7 माह भी कई किताबों में लिख दिया जाता है, कहीं जगह 8 भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, तब व्यक्ति में अस्थायी दांत आते हैं, और इन अस्थायी दांतों को कहा जाता है दूध के दांत। अस्थायी दांत, दूध के दांत। ठीक है, ये बाद में जब कुछ साल बाद ये गिर जाते हैं बच्चे के, वो एक अलग चीज है। लेकिन 4-6 माह में बच्चे के अस्थायी दांत, दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो लंबाई, भार, मांसपेशियां, हड्डियां, दांत। अंतिम एक पॉइंट बचता है शारीरिक विकास का। आपको याद हो तो मैंने आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन जैसी बात जब कही थी, कब कही थी? जब हमने विकास के सिद्धांत पढ़े थे, तब मैंने अनुपात के परिवर्तन को समझाया था एक एग्जाम्पल से। वो एग्जाम्पल अब यहां पर बता रहा हूं, और वो है सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क। आपको याद है मैंने उस वक्त क्या बात बताई थी आपको? मैंने उस वक्त यह कहा था कि जन्म के समय जो सिर की लंबाई होती है, वो व्यक्ति की कुल लंबाई का 1/4 होती है। यानी हमारा जो सिर है वो बहुत बड़ा होता है, 1/4 होता है उस वक्त। ठीक है, तो सिर की लंबाई कुल लंबाई की 1/4। सिर की लंबाई कुल लंबाई की 1/4 होती है। ठीक है, कुल लंबाई की 1/4 होती है। मस्तिष्क का जन्म के समय भार जो होता है, मस्तिष्क का जो भार होता है विद्यार्थियों, मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है। तो एक चीज और याद रखिएगा, 6 बरस तक आते आते व्यक्ति के मस्तिष्क का 95% विकास हो जाता है, और एक सामान्य व्यक्ति का 6 वर्ष का जब वो होता है, तब मस्तिष्क का भार होता है करीब 1250 ग्राम। कितना? 1 किलो 250 ग्राम। और एक वयस्क मस्तिष्क का, जो मेरा है, आपका है, एडल्ट जो मस्तिष्क है, उनका जो भार होता है वो होता है करीब 1400 ग्राम। इसलिए कहा जाता है कि 95% विकास मस्तिष्क का शैशव अवस्था में हो जाता है। तो 95% डेवलपमेंट जो होता है मस्तिष्क का मतलब मस्तिष्क की शक्तियों का नहीं, मस्तिष्क का आंगिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट कब हो जाता है? शैशव अवस्था में। ठीक है, अब जब हमने इसको समझ लिया है, तो आइए अब हम बात करते हैं किसकी? बाल्यावस्था की। आइए बाल्यावस्था की बात करते हैं,
और मैं यहां पर जैसा कि मैंने कहा अध्ययन के दृष्टिकोण से मैं इसे ले रहा हूं 6 वर्ष के आसपास। बाल्यावस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की और भार की। तो सबसे पहले लंबाई कि बाल्यावस्था में लंबाई के बारे में क्या जानते हैं अपन। लंबाई प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है। इंच की वृद्धि नंबर 1। अब बाल्यावस्था में बाजी पलटती है, बालिकाओं की लंबाई ज्यादा होती है बालकों से। बालिका ग्रेटर देन बालक। बात करें अगर भार की, तो भार जो है बालक का, भार में वृद्धि होती है। ठीक है, यहां भी बालिका का भार बालक से ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं हड्डियों की। तो हड्डियों में जो अस्थिकरण की प्रक्रिया हो रही थी वो अब तीव्र होती रहती है, क्योंकि अस्थिकरण जब तक नहीं होगा तब तक हड्डियां लचीली बनी रहेंगी, लचीली बनी रहेंगी तो कमजोर रहेगी। तो इसलिए अस्थिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, प्रक्रिया तीव्र होती है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप लचीलापन जो है वो कम होता रहता है। लचीलापन कम होता जाता है, लचीलापन कम होता जाता है। अगर मैं मांसपेशियों की बात करूं, तो मांसपेशियों पे जो नियंत्रण है वो बढ़ता जाता है। नियंत्रण में वृद्धि होती है। दांतों की अगर बात करें, तो वो जो अस्थायी दूध के दांत थे वो टूट जाते हैं और 28 की संख्या में नए दांत आते हैं। ठीक है, दूध के दांत टूट जाते हैं। कुल दांत मनुष्य में 32 होते हैं, 28 अभी इसी अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, 28 स्थायी दांत आते हैं। दांत आते हैं। ठीक है, दूध के दांत टूट जाते हैं, उनके जगह पर 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। सिर व मस्तिष्क की अगर बात करें, तो सिर व मस्तिष्क में ये याद रखिएगा कि जो अनुपातहीनता थी सिर व मस्तिष्क की वो कम हो जाती है। तो लिखिए अनुपातहीनता कम हो जाती है। अनुपातहीनता कम हो जाती है। ठीक है, लंबाई, भार, हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, सिर व मस्तिष्क, अनुपातहीनता कम हो जाती है। कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जो आपको याद रखने होंगे। कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जो आपको याद रखने होंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका दिल भी स्ट्रांग होता जाता है। एक बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है, इसी अवस्था में जब हमने बात की थी, तो उसका दिल, खासतौर पर जब वो जन्म लेता है उस दौर में, उसका दिल 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, बीट्स। अब आप सोचो, सामान्यतः हम 1 मिनट में 72 बार दिल को धड़का देते हैं,
और एक बच्चा जो है उसका हृदय जो है वो 140 बार धड़क रहा है। इसका मतलब जस्ट डबल, आज एक वयस्क का दिल जैसे धड़कता है उसका जस्ट डबल धड़कता है। तो इस तरह की चीजें भी कम होती जाती हैं। आप जानते हैं शैशवावस्था में जो कामांग होते हैं वो परिपक्व नहीं होते, तो कामांग भी अब 10-12 साल तक आते आते परिपक्व होने लग जाएंगे। तो कामांगों की परिपक्वता आएगी, प्यूबर्टी स्ट्राइक होनी इस अवस्था के एंड में शुरू हो जाती है। खास तौर पर बालिकाओं के जो गुप्तांग होते हैं, कामांग होते हैं, यौवनांग होते हैं, वो ज्यादा तीव्रता से बढ़ते हैं बजाय बालकों के। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने बाल्यावस्था के बारे में जानने की कोशिश करी। अंत में बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में कुछ इतना इंपॉर्टेंट हमें रीट के दृष्टिकोण से जानना नहीं है, आपको मैंने पहले बता ही दिया है। किशोरावस्था, तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक एक करके इन्हीं सारे बिंदुओं की किशोरावस्था में। सबसे पहले लंबाई, बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक हो जाती है, ठीक है। भार की बात करें तो भार में भी ये बात याद रखनी है कि बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है, बालिकाओं से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हड्डियों की बात करें तो अब हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, खासतौर पर अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है समाप्त हो जाता है, अस्थिकरण समाप्त हो जाता है, ठीक है। अस्थिकरण के बाद दूसरी चीज क्या आती है, अस्थिकरण आता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद आती है मांसपेशियां। मांसपेशियों में सुदृढ़ व मजबूत मांसपेशियां आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दांत, दांत की अगर बात करें तो 4 प्रज्ञादंत यानी विजडम टीथ, अक्ल जाड़ जिसको कहते हैं, वो इस अवस्था में आते हैं। सिर व मस्तिष्क की बात करें तो सिर व मस्तिष्क में आप जानते हैं कि सिर व मस्तिष्क का जो विकास होता है वो लगभग 15 वर्ष के आसपास समाप्त हो जाता है। तो 15-16 वर्ष तक ये विकास चलता रहता है और 15-16 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो यौनांग होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। बालिकाओं के अंदर प्यूबर्टी बालकों से पहले आती है, करीब 2 साल पहले। किशोरावस्था जो है वो भी बालिकाओं में बालकों से पहले आती है, ये भी हमने पढ़ रखा है, ये भी आप जानिए। हालांकि रीट को लेकर इतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। आवाज में परिवर्तन एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, खासतौर पर बालकों की आवाज भारी हो जाती है, बालिकाओं की आवाज और मृदुल हो जाती है। बालकों की आवाज के पीछे ये एडम्स एप्पल, आप देखिए थायराइड ग्रंथि एक बड़ी भूमिका निभाती है। एडम्स एप्पल बालकों के गर्दन पे ये नजर आने लग जाता है, आप चेक कर सकते हो, बालिकाओं के एडम्स एप्पल नहीं होता। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं हैं जो हम इसमें देखा करते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। और इस प्रकार से आप किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था की शारीरिक विकास की विशेषताओं को समझ सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और गतिक विकास की बात करते हैं। तो अब आइए शारीरिक विकास से ही जुड़े हुए एक और पक्ष का अध्ययन करते हैं और वो है गामक विकास। गामक विकास जिसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है।
मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मोटर डेवलपमेंट का मतलब यह है साथियों कि हमारा शरीर तो ग्रो हो गया, हमारा शरीर तो बढ़ गया। आपने देखा, अभी इससे पहले हम शारीरिक विकास में यही चर्चा कर रहे थे कि हड्डियां कैसे बढ़ती है, मांसपेशियों का विकास कैसे होता है, लंबाई कितनी बढ़ती है, वजन कितना बढ़ता है। लेकिन मनुष्य के केवल अंगों का विकास हो जाना ही मनुष्यता का विकास नहीं है, उसकी क्रिया शक्ति का विकास नहीं है। हम इन अंगों का, इन मांसपेशियों का कितनी कुशलता से उपयोग कर सकते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को लेकर गामक विकास सामने आता है। गामक विकास को लेकर एलिजाबेथ हरलॉक का कथन है, मांसपेशियों की उन गतिविधियों का नियंत्रण जो जन्म के समय और जन्म के पश्चात अनिश्चित और निरर्थक होती हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं आपको आज पढ़ाते समय इस मार्कर का कैसे उपयोग कर रहा हूं, बात करते समय मेरी गर्दन जो है मेरी बात को सपोर्ट कर रही है, मेरे हाथ मेरे बातचीत का सहयोग कर रहे हैं और उसके समर्थन में अपनी भूमिका या भंगिमाओं के जरिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। ये सभी चीजें, ये सभी क्रियाकलाप जिस एक विकास के आयाम के अंतर्गत आते हैं, वो है गामक विकास। इसी गामक विकास को लेकर क्रो एंड क्रो का कथन है, क्रो एवं क्रो। स्नायुमंडल व मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण द्वारा जो शारीरिक क्रियाकलाप संभव है, वह क्या कहलाती हैं? वो जो क्रियाएं क्या कहलाती है? गामक क्रियाएं कहलाती है। भाई सिंपल सी बात है, हमारा स्नायुमंडल, हमारा नर्वस सिस्टम, उसकी मदद से, मांसपेशियों की मदद से हम जो भी शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं, वो शारीरिक गतिविधि क्या कहलाती है? गामक गतिविधि कहलाती है। और उसी गतिविधि का विकास होना क्या कहलाता है? गामक विकास कहलाता है। अब ये आप कह रहे हैं कि दो कथन क्यों बताए? ये कथन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक तीसरा कथन और बताऊंगा, और वो तीसरा कथन है गैरीसन का। गैरीसन का ये कथन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गैरीसन के इसी कथन से एक बार रीट सवाल पूछ चुका है। गैरीसन के इसी कथन से ये सवाल रीट पूछ चुका है
कि गामक क्रिया या गामक विकास के अंतर्गत मुख्य वो कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। शरीर के अंगों का विकास होना नहीं है, शरीर के अंगों की क्रियाविधि का विकास होना है, उसकी फंक्शनैलिटी का विकास होना है। और उस फंक्शनैलिटी के विकास में जो मुख्य 3 तत्व आते हैं वो आते हैं शक्ति, दूसरा है गति और तीसरा है अंग समन्वय। पहली चीज स्ट्रेंथ हो, दूसरी चीज स्पीड हो और तीसरा अंग समन्वय यानी अंगों में कोऑर्डिनेशन हो। यह आपको ध्यान रखना है, शक्ति, गति और अंग समन्वय। अब इसको लेकर एक बार रीट ने क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन में यही था कि गामक विकास में क्या क्या सम्मिलित होता है, शक्ति, गति, अंग समन्वय, इसी की बात थी। केवल शक्ति से भी काम नहीं बनेगा, केवल गति से भी काम नहीं बनेगा, अंग का समन्वय भी हो केवल तो भी काम नहीं बनेगा, तीनों चीजें एक साथ होंगी तब काम बनेगा। और यहां पर हम ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसके बाद आपको इस वक्त स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ दिखाई दे रही होगी बच्चे की। पढ़ नहीं पा रहे होंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी ये रिफ्लेक्ट हो, ना कि मेरे बैकड्रॉप पर भी। और ये जो ऑफिशियल डेटा है ये रॉबर्ट ए बैरॉन साहब की जो किताब है वहां से मैंने आपके लिए लिया है, ताकि ऑथेंटिकली आपको ये चीजें पता चलें कि कौन कौन सी अवस्था में, अवधि में, उम्र में या किस समय में व्यक्ति में कौन कौन सी गामक क्रिया परिलक्षित होती है। वैसे ये फोटोग्राफ आपके नोट्स पे भी आपको एज इट इज मिल जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। जन्म के समय बालक की परिस्थिति आप जानते हैं कैसी होती है। जब वो 1 महीने के आसपास होता है, खास तौर पर 2 वीक्स टू 2 मंथ, 1 महीने के लगभग, वो अपने गर्दन को उठाना प्रारंभ कर देता है। जब वो 2 महीने का होता है तो वो 1.5 से 3 महीने के लगभग, इस तरह से कह सकते हैं, और एवरेज 2 महीने का एक बच्चा अपनी चेस्ट को, अपनी छाती को भी उठाना शुरू कर देता है। 3 महीने के आसपास बच्चा रीच एंड मिस यानी कि कुछ इस तरह से चीजों को पकड़ना या देखना करना, इस तरह की गतिविधियां करने लग जाता है। 4 महीने तक बच्चा किसी के द्वारा सहारा देने पर बैठने लग जाता है। 5 महीने पर जब वो होता है तो गोद में बैठने लग जाता है और चीजों को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। 6 महीने का बच्चा, जो बच्चों के लिए आप जानते हैं कुछ ऐसी कुर्सियां या वॉकर टाइप के जो आते हैं, चला नहीं पाएगा लेकिन उस पर बैठ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सिट इन हाई चेयर, ग्रास्प डैंगलिंग ऑब्जेक्ट्स। 6.5 महीने के आसपास बच्चा अकेला बैठ सकता है और उसको बैठने पर यह डर नहीं होता कि ये गिर जाएगा या कुछ होगा। ये ऑथेंटिक ऑफिशियल डेटा है। अगर इसको अपन याद भी करते हैं और परीक्षा में इसके जरिए प्रश्न का उत्तर भी देते हैं तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि एक फॉरेन ऑथर के साथ में हम उसके एक तरह से कह सकते हैं, उसको हमने रेस्पेक्टिवली मानकर, उसको आधार मानकर इस डेटा को तैयार किया है रेफरेंस में। 8 महीने का बच्चा किसी की मदद से खड़ा हो सकता है, ही कैन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ समवन। वहीं 8 महीने के आसपास वो स्वयं भी, कुछ बच्चों के अंदर यह चीज होती है कि किसी चीज को पकड़ के खड़े होने लग जाते हैं। 9 महीने का बच्चा करीब करीब किसी चीज को पकड़ के खुद से खड़ा होने लग जाता है। यहां तो क्या है कि किसी चीज को पकड़ा दो उसे तो उसके पकड़ के खड़ा रहेगा, लेकिन जब वो 9 महीने का होगा तो वो किसी चीज का सहारा लेके खड़ा होने लग जाता है। जैसे मान लो यहां कोई टेबल है तो ऐसे ऐसे हाथ रखेगा इस टेबल पे और फिर उसका सहारा लेके खड़ा होने की कोशिश करेगा। आप इस फोटो में ये देख पा रहे हैं। 10 महीने का बच्चा वो एक तरह से क्रीप एंड हैंड एंड नीज, लुढ़कने लग जाता है और एक तरह से कह सकते हैं घुटनों के बल चलने लग जाता है। 11 महीने का बच्चा इसी तरह से सीढ़ियां भी चढ़ सकता है, किसी चीज को घुटनों के बल चलते चलते सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। 11 महीने के आसपास ही बच्चे में यह चीज देखने को मिलती है कि कोई हाथ पकड़े तो वो आगे चल सकता है। और
अकेला खड़ा भी हो सकता है और 12 महीने के लगभग बच्चा चलने लग जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गामक गतिविधियां हैं जो हमने देखी, जो एक बच्चे के अंदर होती हैं, और इन्हीं गामक गतिविधियों के विकास की बात गामक विकास के अंतर्गत हम किया करते हैं। अब हम गामक विकास को यहां पर इस पूरे सेक्शन के जरिए आप गामक विकास को समझ सकते हैं शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में आप गामक विकास को समझ सकते हैं कि शैशव अवस्था में गामक विकास कैसे होता है। अगली अवस्था में जो आपकी बाल्यावस्था किशोरावस्था होती है, उसके गामक विकास को जानने के लिए हमें एक वर्गीकरण समझना पड़ेगा जिसको कहा जाता है चलन कौशल। चलन कौशल, चलन कौशल का मतलब मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स। व्यक्ति में जो गामक कौशल पाया जाता है उसके अंतर्गत उसमें दो प्रकार के चलन कौशल देखने को मिलते हैं, और अब हम उन्हीं दोनों प्रकार के चलन कौशलों को समझने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूक्ष्म चलन कौशल की, और फिर हम बात करेंगे स्थूल चलन कौशल की। इस कॉन्सेप्ट से एक बार रीट ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मान लीजिए गामक विकास में आप ये भले ही याद रखें या ना रखें कि बच्चा कितने उम्र तक सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है, कितनी अवस्था तक वो चलने बैठने लग जाता है, लेकिन अगर आपको चलन कौशल अच्छे से याद हो गए तो आप बहुत सरलता से गामक विकास के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है यहां पे सूक्ष्म चलन कौशल, और दूसरा आता है आपका स्थूल चलन कौशल। सूक्ष्म चलन कौशल का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या चलन कौशल, गत्यात्मक कौशल भी इसे कहते हैं। सूक्ष्म चलन कौशल, फाइन मोटर स्किल्स। और स्थूल गत्यात्मक कौशल या स्थूल चलन कौशल, स्थूल चलन कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। अब ये ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल क्या होती है, ध्यान से सुनो। एक बच्चा जब गत्यात्मक कौशल को सीख रहा होता है या उसकी गत्यात्मक कौशल में जब विकास हो रहा होता है तो ये दो तरीके से होता है। उसके ये गत्यात्मक कौशल दो प्रकार से विकसित होते हैं, एक तो सूक्ष्म, एक स्थूल। इतनी सी बात याद रह जाएगी। अब सूक्ष्म को समझते हैं। जब भी हम कोई ऐसी गतिविधि करें जिसमें हमारी छोटी और सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे हम? सूक्ष्म चलन कौशल। जैसे आपको कोई बोले कि यार तेरे को पता है वो जो है हमारा दोस्त जो है उसकी अमेरिका में नौकरी लग गई, तो आप कहोगे हैं? अब ये जो है बोलते समय आपकी जो ये भौं की मांसपेशियां ये ऊपर हुई, तो ये क्या है? सूक्ष्म चलन कौशल। एक किसी ने कहा कि देख 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 वहां पर जो है अमिताभ बच्चन आया हुआ है, तो आप भागते हुए जा रहे हो, तो भागते हुए जाने की प्रक्रिया में आपके हाथ पांव सब एकदम से बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, बड़ी मांसपेशियां उपयोग में आ रही हैं, तो ये क्या है? स्थूल चलन कौशल। तो यहां पर बस छोटी सी बात याद रखनी है हमें, सूक्ष्म चलन कौशल जहां पर छोटे स्तर पर मांसपेशियां या छोटी मांसपेशियां उपयोग हों, छोटी मांसपेशियां उपयोग हो, छोटी मांसपेशियां उपयोग हो। अब छोटी मांसपेशियां कैसे उपयोग हो सकती हैं भाई साहब? छोटी मांसपेशियां उपयोग हो सकती हैं लिखने में। लिखने की प्रक्रिया में हम सिर्फ कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखना, सितार बजाना, स्वेटर बुनना,
आदि छोटी मांसपेशियां उपयोग में हो रही हो। जबकि मैं बात करूं अगर स्थूल चलन कौशल की, तो ये वो चलन कौशल है जहां पर बड़ी मांसपेशियां उपयोग में आए, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग। स्थूल चलन कौशल मतलब बड़ी मांसपेशियों का उपयोग, जैसे कि दौड़ना, भागना, सीढ़ियां चढ़ना। रीट एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल है, निम्न में से कौन सा स्थूल चलन कौशल है। 4 एग्जाम्पल दिए थे और सीधा सीधा 1 नंबर का जुगाड़ था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत सरलता से हम कर सकते हैं, उनके ऊपर पहला फोकस कीजिए। मेरे ख्याल से सूक्ष्म चलन कौशल और स्थूल चलन कौशल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्थूल चलन कौशल, क्या होता है सूक्ष्म चलन कौशल। अब आइए रीट का वो प्रश्न देख लेते हैं जो रीट में एक बार पूछा गया था। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण क्या है? ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन में ए ऑप्शन था चढ़ना, बी था दौड़ना। ये L2 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। सी ऑप्शन था शायद भागना था, नहीं कूदना था, दौड़ना और भागना तो एक ही हो गया, कूदना। और डी ऑप्शन था लिखना। ये L2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप बताओ कितना सरल सा क्वेश्चन है। सूक्ष्म चलन जहां पर छोटे स्तर पर मांसपेशियां, अब जब मैं लिख रहा हूं तो मेरी केवल उंगलियों की मांसपेशियां उपयोग में आएगी, और जब मैं दौड़ूंगा तो पैरों की सारी मांसपेशियां उपयोग में आ रही हैं। तो इसका उत्तर क्या है? लिखना। यह क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। एक चीज आप यहां पर याद रखिएगा नोट लगा के, कि कई कार्य ऐसे होते हैं जहां पर सूक्ष्म चलन कौशल और स्थूल चलन कौशल एक साथ प्रयोग में आते हैं। सामान्यतः हमारे दैनिक कार्यों में सूक्ष्म चलन व स्थूल चलन कौशल एक साथ प्रयोग में आते हैं।